बॉडी लैंग्वेज यूज करने से पंकज सर 85% मैसेज आपका पावरफुल बन जाता है। मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों प्रधानमंत्री रहे और दोनों 10 साल रहे हैं। कैसे देखते हैं दोनों को आप? मनमोहन सिंह जी थोड़ा इंट्रोवर्ट स्टाइल के जरूर रहे होंगे, लेकिन उनकी बात में हमेशा वजन रहा है, प्रोफाउंडिटी रही है, गहराई रही है बात में। अगर आपको किसी भी बात में कहानी क्रिएट करनी है जी, तो कैरेक्टर, डिजायर, कॉन्फ्लिक्ट डाल दीजिए, कहानी बन जाएगी। हर एक युवा का एक सपना हो गया है जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, उसको स्टार्टअप शुरू करना। हमारे देश में 10 लाख सुपर स्टार्टअप हुए हैं, उसमें फेल्योरनेस ज़्यादा है। तो स्टार्टअप फेल्योर ना हो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बदल डालो वक्त को या खुद को बदलना सीखो, मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जो लोग मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, उनके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज आपको लोगों के साथ बात कैसे करनी है, आपका टोन कैसा होना चाहिए। रिश्तों में बात कर ली जाए तो फैसले हो जाते हैं, वरना फासले हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत और मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट पंकज कुमार। और आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में ऑथर सेरी, जो कि देश में आए दिन हर जगह कहीं ना कहीं आपको इवेंट्स में बोलते हुए मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इवेंट्स में बोलते हुए कि मिल जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऑथर सेरी जो है एक पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट हैं, जो ये देश के उन युवाओं को, कॉर्पोरेट्स को, एडवोकेट्स को, डॉक्टर्स को, जिनका भी बिजनेस पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ा हुआ है, उनको ये ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। प्लस साथ में ही कैसे बिजनेस को बड़ा किया जाए और भी तमाम तरीके की स्किल्स ये सिखाने का काम करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं ऑथर सेरीज का। थैंक यू सर, थैंक यू पंकज सर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज अपने इस पॉडकास्ट शो के माध्यम से दर्शकों को भी आप बताइए कि आपने ये सब्जेक्ट जो चुना, पब्लिक स्पीकिंग, ये कैसे आया आपके दिमाग में? ये असल में हुआ क्या जी, मेरा एक अपना स्टेज फेलियर था। अच्छा। वो स्टेज फेलियर जब हुआ तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि बचपन में जब हम पढ़ाई करते हैं ना, हाँ। तो बचपन में किसी भी क्लास में हमें ये नहीं बताया जाता कि हमें कैसे बोलना है, पर जब हम लोगों से डील करते हैं तो वो तय कर देता है कि हम किस क्लास के हैं। तो जब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि बोलना भी एक कला है और इसको समझना पड़ेगा और समझ करके इसको फिर स्किल की तरह यूज़ करना पड़ेगा, तब मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी एक ऐसे फील्ड है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे कि आपने अभी शुरुआत में बताया कि बहुत सारे एडवोकेट्स, पॉलिटिशियंस, रेडियो जॉकीज, पब्लिक फिगर्स, कॉर्पोरेट सीईओज, इंडस्ट्रियलिस्ट, जी जी। तो मैं इन सब के साथ जो काम कर रहा हूँ, तो सबका जो पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपोजर है वो अलग अलग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पॉलिटिकल रेफरेंस अगर हम समझते हैं कि एक पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन का जो सबसे मेन उद्देश्य होता है वो होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना। तो वो इन्फ्लुएंशियल स्पीच देता है। हाँ। तो पर्सुएसिव स्पीच बोलते हैं उसको। तो पर्सुएसिव स्पीच मतलब हम किसी को कन्विंस कर रहे हैं और उस मोमेंट पे हम उनसे एक डिसीजन लेने पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या उनको इम्पोज कर रहे हैं कि भाई आप ये डिसीजन ले लीजिए तो आपका फायदा होगा। तो एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, पर्सुएट करना, एक आर्ट है। तो पॉलिटिशियंस अधिकतर आपको यही मिलेंगे करते हुए। ऐसे हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, जैसे तो डॉक्टर जब 1-to-1 बात करते हैं, उनका यूजुअली जो स्किल होता है पर्सनल कम्युनिकेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे वो एक सॉफ्ट टोन में, आप देखा होगा बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं। एक नॉर्मल डॉक्टर में और एक सीनियर डॉक्टर में, एक्सपीरियंस डॉक्टर में क्या फर्क है? सबसे पहला, उसका टोन बहुत सॉफ्ट मिलेगा आपको। दूसरा, वो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, है ना। तीसरा, वो आपको स्माइल करके बात करेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मतलब आपके बाजू में, पाँव में वो दर्द बड़ा हो रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, वो इतना आसान बना देगा, आपको लगेगा दर्द तो है ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ सॉफ्ट स्किल की वजह से वो बिना दवाई खिलाए आपको ये महसूस करा देता है कि आप मरीज तो हो ही नहीं। आप तो नॉर्मल आदमी हो, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हो, ऐसे घबरा रहे हो। ये सॉफ्ट स्किल की पावर है। तो ये कला जब धीरे धीरे मुझे समझ में आई कि लोगों तक ये कला पहुंचनी चाहिए, एक मिशन बनाया पंकज सर मैंने, 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर्स इन इंडिया बाय 2030। भारत में 10 लाख स्पीकर 2030 तक बनाने हैं। 1 लाख से ऊपर बना चुका हूं, 9 लाख स्पीकर और बनाने हैं, और हर घर में एक पब्लिक स्पीकर
पब्लिक स्पीकर मीन्स लीडर। तो भारत से 10 लाख लीडर जब निकलेंगे 2030 तक, ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का सॉफ्ट पावर का डंका बजेगा। और इससे क्या होगा, हमारे देश की तरक्की होगी, भारत का नाम होगा। आज चौथे स्पॉट पे तो आ गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में, बहुत जल्दी सेकंड थर्ड पे भी आ जाएंगे और फिर एक ना एक दिन नंबर 1 पे भी आएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप जो बेहतर कर सकते हैं, जिस फील्ड में कर सकते हैं, उसको कीजिए। हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ काम बना हुआ। तो मेरे लिए भगवान ने निर्धारित कर दिया, पब्लिक स्पीकिंग सीखो और सिखाओ। तो मैं खुद भी सीखता रहता हूँ, जगह जगह बोलता हूँ। 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट के साथ मैं 1500 से ज्यादा लेक्चर प्रोफेशनली कर चुका हूँ। और उसके अलावा मैं बहुत सारे लोगों को कोच और कंसल्ट कर चुका हूँ। तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा स्किल है जो हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल जब आपने व्यापार में या जॉब में या एज अ प्रोफेशनल जॉब में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप हो सकता है पहले 30, 40, 50 हजार के पैकेज पे हो, फिर लाख रुपए के पैकेज पे जाएंगे, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर कंपनी के सीईओ बनेंगे। तो उस लेवल तक आएंगे तो क्या होगा, आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कंपनी को कि बड़ी ऑडियंस को एड्रेस कीजिए, इन्वेस्टर को एड्रेस कीजिए, मीडिया को एड्रेस कीजिए, टीम को एड्रेस कीजिए एज अ प्रोफेशनल। सर आप तो खुद इतने सीनियर लॉयर है, जी जी, ठीक है, कोर्ट में जाते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होती है, सब लोग बैठे होते हैं, जज के सामने फ्लुएंटली बोले, हाँ, अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग करें, ठीक है। कन्विंस नहीं करना होता लेकिन कन्विंस कर देते हैं। हाँ, कुछ बात करने का स्टाइल ही ऐसा होता है कि हम बात ऐसे करते हैं कि बात में दम नजर आता है। ये पंकज सर की बात में दम है भाई। तो लोग क्या करते हैं, वो चीजों को समझते हैं, सीखते हैं। ऐसे ही जैसे अगर हम बात करते हैं बिजनेसमैन की, बिजनेस में नेम, फेम और मनी, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मनी तो बहुत लोग कमा लेते हैं, नेम और फेम नहीं कमा पाते। नेम और मनी कमा लेते हैं, फेम नहीं कमा पाते। फेम और मनी कमा लेते हो तो नेम नहीं कमा पाते। तो नेम और फेम जो है ना, वो आपके पास स्पीकिंग से आएगा, क्योंकि लोग जब तक आपको जानेंगे नहीं, बोलता हुआ नहीं देखेंगे, आपको इन्फ्लुएंस करता हुआ नहीं देखेंगे, लोग आप में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जब आपको सुनेंगे, आपकी कहानी सुनेंगे, आपका रियलिटी सुनेंगे, आपका फेलियर सुनेंगे, तो क्या होगा, लोगों को इंटरेस्ट आएगा आपकी बात में। ये इंसान बड़ा बड़ा, इनसे सीखना है, इनकी स्टोरी सुननी है। आज आप किसी को बोले ना मेरे पास मर्सिडीज ई क्लास है, ठीक है, हो गया, हमें क्या लेना देना। आप किसी को ये बोलेंगे ना, आपको जानना है मर्सिडीज ई क्लास मैंने कैसे खरीदी, कितने फेलियर देखे मैंने, लोग आपसे इंटरेस्टेड होंगे वो प्रोसेस सीखने में कि कैसे आपने वो ई क्लास तक की जर्नी तय करी, क्या क्या फेलियर आए, क्या क्या दिक्कतें आई, और उसके बाद वो जर्नी तय कैसे करी। लोग आपके सक्सेस सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग आपके फेलियर सुनने में इंटरेस्टेड है। जी जी जी, क्योंकि उस फेलियर से वो भी सीख रहे हैं कि जब ये इंसान इतने फेलियर क्रॉस करके अपना ड्रीम पूरा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो पब्लिक स्पीकिंग का जो पूरा एक एनर्जी वेब है, वो इतना पावरफुल है, तो लोगों को वो इम्पैक्ट करता है। आप कहानी से इम्पैक्ट कीजिए, आवाज से इम्पैक्ट कीजिए, बॉडी लैंग्वेज से इम्पैक्ट कीजिए, जेस्चर से इम्पैक्ट कीजिए, कंटेंट से इम्पैक्ट कीजिए। आज जगह जगह क्या हो रहा है पंकज सर, जगह जगह आज आप देखेंगे रील्स चल रही हैं, शॉर्ट्स चल रही हैं, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चल रहा है, स्पीकिंग ही तो है। आज कैमरा के सामने बोलना कितना बड़ा स्किल है। आप कितने कॉन्फिडेंटली, सर आपके पॉडकास्ट देखे मैंने, कितने कॉन्फिडेंटली आप इतने बड़े बड़े गेस्ट के साथ बात करते हैं कैमरा के सामने। कैमरा के सामने अगर आप बोल पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आज मैं यहाँ बैठकर आपके साथ पॉडकास्ट देख रहा हूँ, आपका कोई व्यूअर है सर, वो बैठा हुआ बिहार में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, आज वो व्यूअर मेरे तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन क्योंकि मेरे वीडियो कैमरा स्किल्स अच्छे हैं, पब्लिक स्पीकिंग मैं वीडियो कैमरा के सामने कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, हमारी 15% जो व्यूअर है सर, वो यूनाइटेड अरब अमीरात की है, और 12.5% जो व्यूअर है वो यूएसए की है। क्या बात है सर, बहुत शानदार। तो यही चीज मैं आपको कह रहा हूं, मेरा मैसेज बगैर यूएई गए हुए सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग स्किल के माध्यम से पहुंच गया यूएई। हाँ, अगर किसी ने ये पॉडकास्ट देख लिया पंकज सर आपकी वजह से या मेरी वजह से, तो वो यूएई में वो बंदा जानता है हमारे को। आप वहां जाए, अगर फिजिकली जाओगे तो क्या आपको बचानेगा नहीं, 100% बचानेगा। और वो आपकी पॉडकास्ट की वो बात बताएगा आपको जो आप कहोगे ये मैंने कब बोली थी, तो आपको याद कराएगा, सर वो टाइम 7:29 में आपने ये बात बोली थी, आपको याद नहीं, मुझे याद है, मैं सुन रहा था आपको। लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हैं। आप जब बोलते हैं तो इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, इंपैक्ट होता है। सवाल ये है आप कितने वेल प्रिपेयर्ड है, कितने वेल रिहर्स्ड है, और आप ऑडियंस को क्या वैल्यू देना चाहते हैं, सवाल ये है। सर मेरा अगला सवाल, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा लोग जो हैं मार्केटिंग के फील्ड में हैं, चाहे वो सरकार की योजनाओं को
लोगों तक पहुंचाने की बात हो, और या कोई प्राइवेट सेक्टर अगर कोई पानी की बोतल ही बना रहा है तो उसको भी कस्टमर तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं मार्केटिंग का काम हो रहा है। तो हमें ये बताइए कि पब्लिक स्पीकिंग, जो लोग मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, उनके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि दो तरीके से कम्युनिकेशन को समझते हैं। पहला है पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है पब्लिक कम्युनिकेशन। मार्केटिंग के जो लोग होते हैं वो अधिकतर आपको मिलेंगे वेंडर से बात करते हुए, फ्रेंचाइज से बात करते हुए, शॉपकीपर से बात करते हुए, रिटेलर से बात करते हुए, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हुए। कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है? 1 to 1 हो रहा है। पर जैसे ही वो ग्रुप ऑफ पीपल के आगे आते हैं, 8, 10, 15 लोग से लेकर 100 लोगों तक आते हैं, वो टेक्निकली बन जाता है पब्लिक कम्युनिकेशन। क्योंकि अब वो एक इंसान के साथ नहीं, वो एक से ज्यादा लोगों के साथ बात कर रहे हैं। और खास बात ये है कि वो जितने लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कई सारे लोग स्ट्रेंजर हैं। हाँ। जो उनको नहीं जानते। तो आप एक स्ट्रेंजर को पहली बार जिसे मिल रहे हैं उसको अपनी बात से कैसे प्रभावित करेंगे, यही आर्ट आपको सीखनी है। अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज आपको लोगों के साथ बात कैसे करनी है, आपका टोन कैसा होना चाहिए जी। वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने म्यूजिक में देखा होगा ना, बास होता है। हाँ। ऐसे ही हमारी आवाज का जो बास होता है इसे बोलते हैं बैरीटोन। हाँ। तो बैरीटोन आपका, अब जैसे आप मुझे देखेंगे, हाँ। मैंने अपनी आवाज से बैरीटोन हटा दिया है। हाँ। अब आपको मेरी आवाज में बास नजर नहीं आ रहा होगा पर एक सॉफ्टनेस नजर आ रही है। हाँ। क्योंकि मैंने अभी बास हटा दिया था, अब मैं बास ले आया। हाँ। तो ये टोन हो गया। ओके। तो टोन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में, कि कब कौन सी टोन कहाँ इस्तेमाल करनी है। अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो स्टडीज ये कहती है कि 95% लोग जब आपका प्रोडक्ट लेते हैं तो सॉफ्ट टोन इस्तेमाल की होती है तो ज्यादा जल्दी खरीदते हैं। और दूसरी बात, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आप बात करते हुए रोबोट की तरह बात तो नहीं कर रहे, सर हमारे यहाँ पे कंपनी नई स्कीम लेके आई है, ये स्कीम बहुत अच्छी है। सर हमारे यहाँ पे कंपनी नई स्कीम लेके आई है, आज मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ये स्कीम बहुत अच्छी है। तो दोनों बातों में फर्क क्या है? कंटेंट तो वही है, पर क्योंकि आप बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज करने से पंकज सर 85% मैसेज आपका पावरफुल बन जाता है। अच्छा। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज यूज करने से 85% मैसेज आपका स्ट्रॉन्गर बन गया। तो सर 100 बेहतर है या 185% बेहतर है? ऑफ कोर्स 185% बेहतर है। तो बॉडी लैंग्वेज यूज कीजिए। बिल्कुल। और तीसरा, लोग आपसे जब बात करते हैं तो मार्केटिंग में क्या होता है, आपको पहले थोड़ी स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है। आप सीधे बोलेंगे ना, सर ये पानी की बोतल बहुत बढ़िया, एक बार ट्राई करके देखिए, वो नहीं हमें नहीं चाहिए। आप इसकी भूमिका निभाएंगे जी कि सर पानी की बोतलें तो बहुत है, लेकिन हमारी कंपनी प्रचार कर रही है कुछ ऐसे पानी का जो पानी पीने से आपके न्यूट्रिशन कवर हो जाए। अब वो आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा। सर साल 2008 की बात है, हमारी कंपनी के सीईओ एक बार जापान गए। अब आप कहानी सुना रहे हैं तो लोगों को कहानी सुनने में इंटरेस्ट आता है। एज अ मार्केटर आपकी कहानी, स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो स्टोरी टेलिंग में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, डिजायर, उसका क्या इच्छा है, कॉन्फ्लिक्ट, वो कहां फंस गया। आप किसी भी बॉलीवुड मूवी का ध्यान दें। सर आप लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी अभी आपने? अभी तो मूवी मैंने कोई नहीं देखी। अभी एक वेब सीरीज नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री आई है ओसामा बिन लादेन पर, नेटफ्लिक्स देखा आपने? तो मैं उसको देख रहा हूँ। ठीक है सर, उसमें सीडीसी मॉडल इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको अभी गारंटी से लिख के दे रहा हूँ। अच्छा। उसमें कैरेक्टर कौन है? सारे रियल कैरेक्टर्स हैं, मतलब वो सीसीटीवी फुटेज को जुटाया उन्होंने। आप इसको, इस फॉर्मेट को समझिए, इस फ्रेमवर्क को समझिए। कैरेक्टर कौन है? ओसामा बिन लादेन। हाँ। मैंने भी वो थोड़ा सा वेब सीरीज देखा है, 2 एपिसोड देखे उसके। हाँ, अभी तो चल रहा है उसमें। डिजायर क्या है? डिजायर है यूएस गवर्नमेंट का ओसामा बिन लादेन को खत्म करना। हाँ। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? है कहाँ मिलेगा? हाँ। कहाँ छुप के बैठा हुआ है? कैरेक्टर, डिजायर, कॉन्फ्लिक्ट। हाँ। किसी भी कहानी में पंकज सर आपको सीडीसी फ्रेमवर्क मिलेगा। हाँ। तो जब आप ये सीडीसी फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे तो कोई बात होगी, वो कहानी बन जाएगी। अच्छा। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, एक कहानी बनाते हैं अभी। ठीक है, अभी आप हाईवे से आ रहे थे। ठीक है, आप हाईवे से आए और आप चाह रहे थे कि मैं समय पहुंच जाऊं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन नीचे सिक्योरिटी गार्ड ने आपको रोक लिया क्योंकि वो नया नया आया, उसकी ड्यूटी कर लगी थी, आपको पहचाना नहीं। 10 मिनट उसने आपके खराब कर दिए। कभी सोसाइटी के सेक्रेटरी को फोन मिला रहा है, कभी प्रेसिडेंट को फोन मिला रहा है, क्योंकि उसको आप पे डाउट हो गया।
क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पर कोई फोटो ऐसी लगी उसका फेस का रिजल्टमेंट शायद आपसे हो रहा था, तो वो आपके ऊपर डाउट करके चुपचाप अपने सिक्योरिटी गार्ड को, हेड को बोलने लग गया कि यहाँ मुझे डाउट हो रहा है। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपने ऊपर जाना है। अब ये बात मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझाया, ठीक है ना। आप कॉन्टेक्स्ट को कहानी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज शाम को मेरा पॉडकास्ट था ऑथर शेरी के साथ। मैं ऑफिस से समय पर निकला और जैसे ही मैं अपने पॉडकास्ट स्टूडियो पहुंच रहा था, बिल्कुल समय पे था, ऑन डॉट था, ऑथर शेरी जी वहां पहुंच गए थे। लेकिन नीचे सिक्योरिटी गार्ड जिसने कल ही ज्वाइन करा था, उसको मेरा नाम में नहीं पता था। मैंने उसको अपना नाम बताया, आई एम एडवोकेट पंकज। वो मुझे पहचान नहीं पाया, उल्टा वो मुझे शक की निगाह से देखने लग गया। अच्छा। उसे लगा कि शायद मैं कोई चोर हूँ। मैंने उसको बोला, भाई देखो ऐसा है, तुमने कल ज्वाइन किया लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं है मैं हाई कोर्ट में वकील हूँ। तो उसने कहा, सर आपकी सारी बात ठीक है लेकिन मुझे अपना प्रोसेस फॉलो करना है। देखते ही देखते 15 मिनट बीत गए और मैं 5 मिनट लेट हो गया। मैंने कहा, भाई देखो ऐसा, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। उसने कहा, नहीं सर मैं आपको नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अगर आप अभी चले गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। 5-10 मिनट और वेट करा और किसी तरीके से मैंने मैटर निपटाया। सोसाइटी के प्रेसिडेंट से बात करी और उसको बताया कि मेरा घर अपना यहाँ पर है और ये स्टूडियो में मैं आता जाता रहता हूँ। सोसाइटी का प्रेसिडेंट फाइनली मुझे पहचान गया और जैसे ही मैं ऊपर आया, मैंने ऑथर शेरी जी के साथ स्टूडियो पॉडकास्ट करा और वो भी बहुत खुश गए और फाइनली मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ जी मेरा ही पॉडकास्ट हो गया। अदरवाइज अगर मैं थोड़ा और लेट हो जाता तो शायद वो मुझे नहीं मिलते। अब ये बात मैंने कहानी में बोल दी। इस कहानी को मैंने बनाया कैसे, कैरेक्टर कौन था इसमें, एडवोकेट पंकज। हाँ डिजायर क्या था, स्टूडियो पॉडकास्ट पहुंचना है। हाँ। कॉन्फ्लिक्ट क्या था, सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। किसी भी कहानी में अगर आपको किसी भी बात में कहानी क्रिएट करनी है जी, तो कैरेक्टर, डिजायर, कॉन्फ्लिक्ट डाल दीजिए, कहानी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीजें अगर मार्केटिंग के लोग सीख जाए तो क्या होगा, उनका पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी इंप्रूव होगा, कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगा और सेलिंग भी इंप्रूव होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त आपने बोले, बहुत बढ़िया बात। अगला सवाल सर, जहां पब्लिक स्पीकिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती जी। है, लोग कहते हैं कि उसके बिना तो आप बन ही नहीं सकते, वो है हमारा समाज सेवा, पॉलिटिशियंस, जो राजनेता हमारे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे। देखिए राजनेता अधिकतर जो आप देखेंगे हमारे समाज के अंदर, वो लोग अक्सर वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर चुके होते हैं। जी। एक साइकिल होती है, दो तरीके के पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ आपके साथ। एक तो परिवार है जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में काफी टाइम से है, तो आप उसी परिवार में कैरी फॉरवर्ड करके आगे पॉलिटिशियन बन गए, वो परिवारवाद हो गया, तो आपके डीएनए में ही है पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म वाली एक पॉलिटिक्स हाँ, ठीक है। दूसरा, आप पहले समाज में आए, समाज के उतार चढ़ाव देखे, उसके बाद आप बिजनेसमैन बन गए। बिजनेसमैन बनने के बाद आपको लगा कि मैंने बहुत बिजनेस कर लिया, पैसे कमा लिया, अब क्या करना है, अब देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करने का कोई तरीका, एकमात्र तरीका, पहले देश की राजनीति में आ जाओ ना। अगर कुछ सुधार करने है देश का तो देश की राजनीति में आके सुधार करो, तो देश की राजनीति में आ गए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा, राजनीति में तो आ गए, पैसे भी कमा लिए, इज्जत नाम शोहरत सब कमा ली, बोलना आया क्या? बोल लेते हो क्या माइक पे? भाई 100 लोगों को एक साथ बोल लोगे? कोई सो तो नहीं जाएगा बात सुनते सुनते? हाँ, बहुत सारे लोगों का। जरा इन सवालों को जरा चेक कर लें आप। अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हैं, इन सवालों को जरा चेक कर लें। जब आप बात करते हैं तो कोई मोबाइल पे तो नहीं देखता, व्हाट्सएप को नोटिफिकेशन खोल के तो नहीं देखता, या कोई आपकी बात सुनते सुनते सो तो नहीं गया, या पता लगे इतना बोर हो गया उठ के चला गया, वापस नहीं आया मुड़ के, आपको गया यार सीट खाली पड़ी हुई है, आधा घंटा हो गया आदमी उठ के गया, चला ही घर ही चला गया जी, बहुत बोर हो रहा था वो। तो आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल एज अ पॉलिटिशियन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आपको अपनी ऑडियंस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, जनता क्या सुनना चाहती है पता होना चाहिए, या जनता का दर्द पता होना चाहिए। क्योंकि दो ही सूरतों में जनता आपको सुनेगी, या तो आप उनको समझते हैं या आप उनका दर्द समझते हैं, और तीसरा आप क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल कितना है, वो बात है सोल्यूशन दोगे भी या बोल के चले जाओगे। तो जब आप अपने कॉन्टेक्स्ट को एज अ पॉलिटिशियन समझ लेते हैं तो क्या होगा, आपकी बात का प्रभाव आएगा और लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों प्रधानमंत्री रहे और दोनों 10 साल रहे, कैसे देखते हैं दोनों को आप?
देखिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो ऑफ कोर्स मनमोहन सिंह जी थोड़ा इंट्रोवर्ट स्टाइल के जरूर रहे होंगे, लेकिन उनकी बात में हमेशा वजन रहा है, प्रोफाउंडिटी रही है, गहराई रही है बात में। वो बहुत एनर्जी से नहीं बोलते थे, लेकिन जो बात बोलते थे उसमें बहुत दम होता था। मतलब बात कंटेंट में दम था, क्योंकि आंकड़े बड़े पक्के सॉलिड थे, क्योंकि बहुत बड़े फाइनेंशियल गुरु रहे वो, इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक्स थे। नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं अभी, उनका गजब का स्किल क्या है, वो एक्सटेम्पोर भी बोलते हैं, वो स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, वो आंकड़े भी बताते हैं, वो कम्युनिटी को समझ के कम्युनिटी के बन जाते हैं। वो हिंदू समाज बोलेंगे तो हिंदू के बारे में आंकड़े बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, ज्योग्राफी बताएंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट। सिखिज्म का भी वैसे बताएंगे, कोई और कल्चर के बारे में, कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं वैसे ही बताएंगे। तो आप देखेंगे कि उनका कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज की R&D बड़ी स्ट्रांगली करते हैं। तो एक अच्छे ऑरेटर की निशानी ये होती है कि वो जो कंटेंट बोल रहा है वो तो ठीक है, दोनों ही अपने फील्ड में दिग्गज थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर आप स्पीकिंग ऑरेटरी स्किल्स की बात करें तो जरूर यहाँ पे थोड़ा सा एक कहते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स मोदी साहब को मिलने चाहिए, क्योंकि वो बहुत एनर्जी के साथ वो बातें कर लेते हैं कि ऑडियंस एंगेज हो जाती है। आप कोई भी स्पीच उठा के देख लीजिए, उसमें ऑडियंस के साथ वो एंगेजमेंट इतनी जबरदस्त तरीके से करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो रही हो स्पीच या इंडिया से बाहर हो रही हो। ऐसी कितनी स्पीचेज हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो इंडिया से बाहर हो रही है, जहां पर उन्होंने ऐसी एनर्जी क्रिएट कर दी है। 5 मिनट, पहले 5 मिनट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी के लिए भी स्टेज पर आके लोगों को इन्फ्लुएंस करना। पहले 5 मिनट में वो ऐसा जादू बिखेर देते हैं, सिर्फ ऑडियंस के साथ हंसते हैं, हल्का सा ह्यूमर क्रिएट करते हैं और अपना एजेंडा क्लियर कर देते हैं, मोहित कर लेते हैं, बहुत मन सारे मोहित लोग। कर लेते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि लगता है ऐसे जैसे जादू कर दिया, और मोदी जी के अलावा वहां पे जाने पे उनके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे मतलब किया जा सकता है? ये करना है तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपको एक तो हर ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। ऑडियंस का बैकग्राउंड क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका रूटीन क्या है, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है, उस दिन आपका स्पीच जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपने जो मैसेज देने हैं वो मैसेज आपको क्लियर है कि नहीं एज अ स्पीकर। तो ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पंकज सर। उसके अलावा जैसे कि मैंने स्टोरी टेलिंग का आपको एग्जांपल दिया, अभी हम मार्केटिंग वाला एग्जांपल ले रहे थे, तो स्टोरी टेलिंग में मैंने क्या बताया, स्टोरी टेलिंग कहानी सुनानी आनी चाहिए। तो अगर आपको अपनी बातों में कहानी सुनानी आती है तो आपसे अच्छा स्पीकर कोई नहीं हो सकता। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज। आप कभी भी देखेंगे उनके हाथ मूव होते हैं, उनका चेहरा मूव होता है, जब हैरानी होती है तो आंखें ऐसे होती है, ठीक है ना। तो अभी भी आप कोई भी स्पीच उठा के देख लीजिए मोदी जी की, ये 3-4 चीजें आपको जरूर मिलेंगी। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि ये 3-4 स्किल, जिसमें सबसे पहला ऑडियंस बैकग्राउंड, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज और स्टोरी टेलिंग, ये आपको जरूर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आए दिन देश में जो है अभी हर एक युवा का एक सपना हो गया है, जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, उसको स्टार्टअप शुरू करना। MSME के तहत तो रजिस्ट्रेशन भी करता है, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, माइक्रो एंड स्मॉल है ना, हाँ, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, MSME। तो इस तरीके की युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। 10 लाख से ऊपर स्टार्टअप हुए हैं, ये आंकड़ा मैं नहीं, सरकार ही कहती है। बट उसमें फेल्योरनेस ज़्यादा है। तो स्टार्टअप फेल्योर ना हो, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका जो पब्लिक स्पीकिंग है? ठीक है, मैं इसको 2 तरीके से उत्तर देता हूँ पंकज सर। सबसे पहले तो आप एक स्टार्टअप फेलियर ना हो, उसके लिए मेरे विचार ये हैं कि जब आपकी कंपनी का एक पेन एरिया, जो आपने मार्केट का पेन एरिया है, उसको आपने सोल्यूशन में कन्वर्ट करके किसी प्रोडक्ट या सर्विस में डाला है, अगर तो वो क्लियर है, उसके साथ आपका विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है कंपनी का, ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हाँ, और आपका गोल क्लियर है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या अचीव करना है, तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपका कंपनी डूबे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कंपनी लैंड अप कर जाती है
और कुछ ना कुछ अच्छा करती है, ठीक ठीक है। या फिर 3-4 साल 5 साल बाद आपको लग रहा है कि मुझे इसी आइडिया को आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन अब हम इसके प्रमोटर चेंज कर दें, यानी कि आप कंपनी से एग्जिट लेना चाहते हैं फंडिंग लेके, तो वो भी कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का एंगल जो है इसमें यही है कि अगर आपको अपनी कंपनी को ब्रांड बनाना है तो पहले कंपनी के रिलेटेड स्पीकिंग करनी पड़ेगी, कंपनी के बारे में जगह जगह जाके लोगों को बताना पड़ेगा। वर्ड ऑफ माउथ से जो पब्लिसिटी करेंगे आप, लोगों को बताएंगे, तो उससे कंपनी का ब्रांड बिल्टअप होगा। उसके बाद बीइंग अ प्रमोटर, आप पर्सनल ब्रांड है, लोग आपको भी जानना चाहते हैं। कंपनी को जान लिया, कंपनी की प्रोडक्ट को जान लिया, अब आपको भी तो जानना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ पंकज सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रमोटर को जानते हैं आप? आपने लक्स साबुन का नाम सुना है? कोलगेट का नाम सुना है? हाँ। क्यों? क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो गई है। हाँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के ब्रांड की भी ब्रांडिंग अच्छी हो गई है। तो कंपनी की ब्रांडिंग हो गई, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो गई, बट पर्सनल ब्रांडिंग हुई कंपनी के प्रमोटर की। या तो उस पर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, या फिर वो करना ही नहीं चाहते, या उनको लगता है कि इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपनी में कंपनी की ब्रांडिंग हो चुकी है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो चुकी है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होगी? जब आप अपनी कहानी बताएंगे, मैंने कंपनी की शुरुआत कैसे करी, मैंने प्रोडक्ट कैसे बनाया, और उसके लिए आपको एक्सेप्शनल पब्लिक स्पीकिंग स्किल चाहिए। तभी लोग आपकी बात सुन के कनेक्ट करेंगे, आपके साथ एसोसिएट होंगे, आपके प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपकी कंपनी के साथ एज एन एम्प्लॉय भी जुड़ेंगे, आपकी कंपनी के साथ बिजनेस भी करेंगे साथ। दिस इज माय पर्सपेक्टिव। सर, अगला सवाल है मेरा कि क्या एक युवा पब्लिक स्पीकर बन के 100 करोड़ रुपए अपने जीवन में कमा सकता है? ये थोड़ा टफ सवाल कर दिया सर आपने। डायरेक्टली ना सही, लेकिन इनडायरेक्टली तो कमा ही सकता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर। यूथ जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम बात करते हैं 100 करोड़ रुपए कमाने की, तो 100 करोड़ रुपए या तो आप सर्विस इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज को सेल करके कमाएंगे या प्रोडक्ट सेल करके कमाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि प्रोडक्ट सेल करके जल्दी कमा सकते हैं। सर्विसेज आप तब सेल करेंगे जब आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट दिखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप है सर, अब आपकी बात करते हैं, आज आपको एज अ लीगल एडवाइजर 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो उसके लिए आपका कंसल्टेशन वो होना चाहिए जो कि एकदम एक्सपर्ट लेवल का हो, क्योंकि उसी एडवाइस के कोई 5,000 चार्ज कर रहा है, उसी एडवाइस के कोई 1 लाख चार्ज कर रहा है, और उसी एडवाइस के कोई 10 लाख चार्ज कर रहा है। तो आपका सब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्सपर्टीज है, ये वो डिसाइड करेगा। सेकंड, आपके स्पीकिंग स्किल्स, क्योंकि हम पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, बोलने का क्या तरीका है, किसी बात को कैसे बोलना है। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू स्पीक, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट हाउ यू स्पीक। हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप किसी बात को कैसे बोल रहे हैं, ये वो तय कर देता है कि उस बात का क्या वजन पड़ने वाला है। और तीसरा, आपका अपने सब्जेक्ट पर रिसर्च कितना है। तो ये 3 पैरामीटर अगर आपके क्लियर है, तो सफर लंबा है लेकिन कोई गोल छोटा नहीं है। तो 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ भी कमा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर पैशन, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, और नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई हार नहीं माननी और आगे बढ़ना, लाइफ में परसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक पब्लिक स्पीकर अपने लाइफ में मंथली कितना कमाता होगा? ऑन एन एवरेज ये डिपेंड करता है वो किस तरह के असाइनमेंट कर रहा है। और एक पब्लिक स्पीकर ऑन एन एवरेज, गुड पब्लिक स्पीकर की बात मैं कर एक अच्छा पब्लिक स्पीकर आराम से 1 से 2 लाख रुपए महीना बिल्कुल आसानी से कमा सकता है। 1 से 2 लाख रुपए महीना आराम से इजीली कमा सकता है, इजीली। दिन का कितना समय देता होगा? दिन का 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे, और महीने के 1 से 2 लाख रुपए कमा सकता है, आराम से कमा सकता है। उसके लिए उसको कंटेंट क्रिएशन भी करना है, कंटेंट रिसर्च भी करना है, कंटेंट स्टडी भी करना है, जगह जगह जाके स्पीचेस भी देनी है, कुछ पेड मिलेंगी, कुछ फ्री मिलेंगी, और बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो दैट्स हाउ इट इज। युवा ध्यान दे, आप नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं और 5 से 6 घंटे ऑथर सेरी जी के साथ आप ट्रेनिंग लेकर 1 से 2 लाख रुपए महीने तो आप कमा ही सकते हैं, और आप फ्री रह सकते हैं। आप किसी के गुलाम, जिस तरीके से नौकरी में बंधे होते हैं, वो आप नहीं होते हैं। तो ये आपके लिए एक नया कैरियर ऑप्शन हो सकता है। आए दिन हर एक क्षेत्र में नौकरियां क्रिएट हो रही हैं, और सर्वाइवल के लिए नए नए पेशे भी आ रहे हैं, प्रोफेशंस क्रिएट हो रहे हैं।
उसमें एक ये अपने आप में ही एक ये नया प्रोफेशन है पब्लिक स्पीकिंग इसमें का। पंकज सर मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, आपने बहुत शानदार बात करी। स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे कंपनी के एम्प्लॉय ऐसे हैं जो पार्ट टाइम स्पीकिंग भी करते हैं, उससे भी कमाते हैं, अच्छा और साथ में फुल टाइम जॉब भी करते हैं, ऐसा भी है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारे वो डबल इनकम कर रहे हैं मतलब। हाँ, कंपनी के सीईओ भी ऐसे हैं बहुत अच्छे लेवल के। अच्छा तो वो कंपनी के जो सीईओ है वो भी इसी तरीके से काम करते हैं कि उनको एक लेक्चर महीने का मिल जाता है, तो उसे की नोट स्पीच बोलते हैं, और वो की नोट स्पीच से एक्स्ट्रा अर्निंग करते हैं। अधिकतर लोग इसके बारे में जिक्र नहीं करते, बताते नहीं है, क्योंकि किसी को बता के क्या मिलना है, लेकिन ऐसा है, इट इज देयर इन द मार्केट। तो इस करियर में अगर आपको आना है तो एकदम से हमारी बात सुन के एक्साइटमेंट में मत आ जाइएगा कि ओ 2 लाख रुपए कमाने का तरीका मिल गया, आइडिया मिल गया। देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी, जोश जज्बा ये तो चाहिए चाहिए, साथ में स्किल चाहिए। हम बार बार क्या बोल रहे हैं पंकज सर, पब्लिक स्पीकिंग स्किल बोल रहे हैं हम। उसके लिए तो आप हैं ना, हाँ, वो सीखना पड़ेगा पहले। ऑडियंस पहले को मेहनत आप तो करना है। सिखाएंगे ना, बिल्कुल सिखाएंगे, मेहनत करनी है। कराएंगे, पहले मेहनत करनी तो है। ऑडियंस ध्यान दे। हमारा यूथ जो है ना, हमारा यूथ क्या करता है, उसको लगता है कि सब कुछ इजी है। मेहनत करनी है। आपने बिल्कुल सही बात बोली, मेहनत करने के लिए तैयार है जो बंदा, उसके साथ एफर्ट होगा तो कर हमने किया है पहले पास में, बहुत लोगों ने कमाना शुरू कर दिया, करते हैं लोग। लेकिन वही है कि आपका फोकस क्लियर है, आपका एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे आप आपकी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, हर कोई हर काम के लिए नहीं बना है जी या हर कोई हर काम नहीं कर सकता जी। तो बीइंग ए लॉयर आप भी स्पेशलाइजेशन चुनते हैं, ऐसे पब्लिक स्पीकर भी अपनी स्पेशलाइजेशन चुनता है। आज आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारे आपको स्पिरिचुअल गुरु मिलेंगे, माइक के सामने बैठ जाते हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल स्पीकर है, स्पिरिचुअल सेगमेंट से है। कुछ स्पीकर आप देखेंगे वो हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो हेल्थ के ऊपर उनका निश है, एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज है। कुछ आप देखेंगे रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं, कुछ आप देखेंगे फाइनेंस के ऊपर बात करते हैं। तो सबका सब्जेक्ट अलग अलग है, पर स्किल पब्लिक स्पीकिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने का अभी एक जिक्र किया रिलेशनशिप का, तो क्या एक गुड पब्लिक स्पीकर जो है उसकी मैरिज लाइफ जो है या कह ले गर्लफ्रेंड की बात करें, उस पे आएंगे से बाद में, पहले मैरिज लाइफ की बात करते हैं। तो एक गुड पब्लिक स्पीकर की मैरिज लाइफ कितनी हसीन होती है, कितनी खुशनुमा होती है, कितनी अच्छी होती है? मुझे औरों को तो नहीं पता, लेकिन हमारी तो बहुत खुशनुमा है। हम बहुत ट्रैवल करते हैं, मैं और मेरी वाइफ भी इसी बिजनेस में है बाय द वे। अच्छा। तो अभी रिसेंटली वो भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बनी है, तो उन्होंने अपना स्कूल में प्रोग्राम दिया है। तो हम दोनों पहले ही जॉब करते थे, अब इस फील्ड में आए। पहले मैं आया, उसके बाद उनको मैंने बताया कि इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हो। देखिए पंकज सर, जहां तक रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है कि आपका आपसी तालमेल कैसा है ना। बहुत लोग ना एक बार लड़ते हैं आपस में तो नाराज हो जाते हैं कई कई दिन तक। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि रिश्तों में बात कर ली जाए तो फैसले हो जाते हैं, वरना फासले हो जाते हैं। क्या बात है, तो ये लाइन दोबारा रिश्तों में अगर बात कर ली जाए तो हाँ। फैसले हो जाते हैं, वरना फासले हो जाते हैं। क्या बात है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, हिंदुस्तान में लोग फासले बढ़ाने में इंटरेस्टेड ज्यादा हो रहे हैं सर। और दूसरा आप देखेंगे, पहले ना बचपन में या आपने भी सर देखा होगा, आप रूठ जाते थे तो आपको मनाना आता था कि बेटा क्यों रूठे हो, मान जाओ कहना मम्मी का, अच्छे बच्चे हो ना, कहना मान जाओ बेटा, सो जाओ जल्दी सो जाओ। अच्छा मम्मी सो जाता हूँ। तो रूठे हुए को मनाने का कल्चर था। आजकल कोई रूठ जाए ना पंकज सर, अरे बाहर में जाए, ऐसे बहुत आता है, मेरा टाइम वेस्ट करता है। आजकल को मनाता नहीं है रूठे हुए को, कल्चर ही चेंज हो रहा है। अगर रिश्तों में मिठास लानी है तो रूठे हुए को मनाना सीख लो जरा। हस्बैंड वाइफ को मना ले, वाइफ हस्बैंड को मना ले, क्या हो गया, रूठा ही तो है ना, कोई रिश्ते में दरार थोड़ा ना आ गई। तो रूठे हुए को मनाने का कल्चर चाहिए वापस। तो ये जिसको बात करने का तरीका मालूम होगा ये वही तो कर पाएगा। देखिए, इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपकी बात का जवाब कवर करेगा, हम एक दूसरे का भाव उसकी नजर से समझे। कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप होता है, ठीक है ना। मैं किसी चीज को जो बोल रहा हूं, आप उस चीज को वैसे नहीं बोल रहे, तो मैं जैसे डिकोड कर रहा हूं आप वैसे एनकोड नहीं कर रहे, और जैसे वो सामने वाला एनकोड कर रहा है मैं डिकोड नहीं कर रहा हूं। तो कोई बात बोली तो उसका मतलब आपने कुछ और निकाल लिया, होता है ना ऐसे। ये सबसे बड़ा बैरियर होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जैसे एक सेंटेंस है भाग लीजिए या भाग लीजिए, आपको क्या समझ में आया? भाग लीजिए या भाग लीजिए? भाग लीजिए मतलब रन अवे, और भाग लीजिए मतलब पार्टिसिपेट। तो आपने क्या डिकोड करा था? शायद हो सकता है आपने सोचा होगा भाग लीजिए, रन अवे, यहाँ से भाग जाओ यहाँ से। हाँ, पर मैंने क्या बोला था? भाग लीजिए, पार्टिसिपेट। तो कभी कभी क्या होता है, हम जो बात कर रहे होते हैं उसका मीनिंग वही होता है हाँ, जो हमें ठीक लग रहा होता है, ठीक है ना? और आपको भी वो मीनिंग ठीक लग रहा होगा, लेकिन क्या होगा, वो बैरियर होगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज आप नहीं सुन रहे। तो सर इस पे ना एक मुझे चुटकुला भी याद आ रहा है, कम्युनिकेशन बैरियर की बात कर रहे हैं। एक बार कुछ शरारती बच्चा, आपको पता बच्चे कैसे होते हैं स्कूल क्लास में, एक दूसरे को पेपर मार रहे हैं, पेन मार रहे हैं, कंपास मार रहे हैं, और सामने मैथ्स के टीचर खड़े थे, तो पढ़ा रहा है, और बच्चे सुनते पीछे बैक बेंचर बच्चे बैठते इसी उद्देश्य से कि शरारत कर ले। हाँ, बैक बेंचर तो ऐसे एक बच्चा उसमें से मैथ्स के टीचर ने पकड़ लिया, इधर आओ, हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? तो अपना नाम बताता है। तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो कहता है श्रीमती राम। क्या बड़ा बदतमीज बच्चा है, तो मैनर्स नहीं है, मैं पापा का नाम कैसे लेते हैं? क्या नाम है तुम्हारे पापा का? वो कहता सर श्रीमती राम। कहते तो बड़े बदतमीज हो यार, तुम्हें अकल नहीं है? पूरी क्लास बैठी अपने पिताजी का नाम ऐसे लगा रहे हो, इधर आओ मेरे पास आओ, यहाँ आओ, बाहर आओ। तो हो जाता है बच्चा घबरा के टीचर के पास, मैं तुम्हारे से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कहता सर श्रीमती राम। कहता सर वो तो श्री मैं इज्जत देने के लिए लगा रहा हूँ, असल में तो नाम मती राम है। तो यहाँ पर चुटकुला सर ये है कि वो जो टीचर है वो श्रीमती राम समझ रहा है, लेकिन वो बच्चा क्या बोल रहा है? श्रीमती राम। तो कभी कभी क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है कि जैसे मैंने बोला श्रीमती राम, सामने वाला क्या सुना? श्रीमती राम। तो राम के आगे फीमेल श्रीमती नहीं लगेगा, श्री लगेगा। हाँ। लेकिन वो नाम बोल रहा है श्रीमती राम। हाँ, मती राम नाम था। मती राम नाम था असल में जी। तो कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर है, और यही रिलेशन में होता है, और यही रिलेशन में होता है। और वो रिलेशन में जब ये बैरियर आते हैं छोटे 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 छोटे, और जब उसको वक्त आने पे सॉल्व नहीं किया जाता, तो बड़ा गुब्बारा बन के फटता है, बूम। वो तलाक के रूप में फटता है, ब्रेकअप के रूप, या ब्रेकअप के रूप में फटता है, या गुस्से के रूप में फटेगा। तो अगर आपका अपनी पत्नी जी के साथ व्यवहार अच्छा है, आचरण अच्छा है, आप छोटी छोटी बातों पर ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट बैठ जाएगी, पक्का बैठ जाएगी। अच्छा, और बहुत लंबे समय तक छोटी छोटी बातें अगर न की जाए तो गुब्बारा बन के फटेगा। इस पे पंकज सर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ऐसे बहुत लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि लाइफ में ना, चलिए सर मैं आपसे पूछता हूँ, लाइफ में कौन सी चीज आपको दर्द देती है, बड़ा पत्थर या छोटा पत्थर? आप बताइए। ऑब्वियस सी बात है, छोटा पत्थर। बड़ा पत्थर क्यों नहीं? क्योंकि वो साफ दिखाई दे देता है। हाँ देखिए पंकज सर, बहुत बढ़िया। बड़ा पत्थर जो होता है ना, वो तो सामने दिख रहा है, और छोटा पत्थर जो होता है ना, वो आपके कंकड़ आपके पैर के नीचे आएगा, चुभ के ना दर्द देके चला जाएगा। तो सर जिंदगी में ना बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता, एक छोटी छोटी बातों से बड़ा फर्क पड़ता है। तो छोटी छोटी बातें ठीक कर ली जाए ना अगर पंकज सर, तो बड़ी बड़ी बातें अपने आप टेक केयर हो जाती है। तो हमें ध्यान कहाँ देना है? बड़े पत्थर पे नहीं, छोटी छोटी छोटे पत्थर पे, बड़ी बातों पे नहीं, छोटी बातों पे। आजकल युवाओं में एक ट्रेंड बढ़ रहा है कि एलोन रहना है, अकेले, लोनलीनेस में। और अगर पार्क में भी जा रहे हैं तो हेडफोन्स लगा लेते हैं, या तो मोबाइल पे रहते हैं। अगर 4 दोस्त एक जगह इकट्ठे भी हुए तो वहाँ भी देखते हैं वो फोन्स चला रहे होते हैं। तो कैसे ये टैकल करें, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा आज की डेट में ब्रेकअप बढ़ रहा है, प्रमोट हो रहा है सर, ये ना कल्चर प्रमोट हो रहा है। हाँ, ये आइसोलेशन वाला कल्चर ना प्रमोट हो रहा है जी। क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या होता है, शहर से, अपने गांव से शहर आ जाते हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप से दूर हो जाते हैं, बहन भाई से दूर हो जाते हैं। अच्छा, जो अपने बहन भाई से बात करते रहते हैं वो तो सेफ दिखेंगे आपको, कनेक्टेड रहेंगे, या आपस में अपने यार दोस्त का कुछ अच्छा सर्कल बना लेंगे, वो तो आपको ठीक दिखेंगे। लेकिन वही अगर जैसे आप बोल रहे हो कि अगर वो लोग आपस में किसी से बात नहीं करते, अकेलापन आ जाता है, फिर वो अकेलापन वो डिजिटल मीडियम के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करते हैं। आजकल तो वो मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गया कि आप दोस्त बना लो ऑनलाइन, ऑनलाइन ही आपके साथ चैट हो रही है, वीडियो चैट हो रही है, वो उसी में खुश है। वो रियल में तो उसको कॉन्फिडेंस है नहीं यार बच्चे को कि मैं कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना सकता हूँ, या लड़की को नहीं है, तो ऑनलाइन वीडियो चैट में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं। आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड आ गया। तो आजकल दुनिया कहीं की कहीं जा रही है। हमें सिर्फ समझना क्या है पंकज सर, हमें समझना ये है, क्योंकि जो लड़का सर
आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा, उसके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, नशा की लत में जा रहा है, तो वो पब्लिक स्पीकर बनेगा कैसे? पब्लिक स्पीकर से पहले, सवाल वही है सर। हाँ, पब्लिक स्पीकर बनने से पहले हाँ, उसे एक अच्छा व्यवहारिक पर्सन बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली। पब्लिक स्पीकर तो बहुत बाद में बनेगा। पब्लिक हाँ। स्पीकर तो सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ। बताता हूँ भी कैसे। पब्लिक स्पीकर बनने से पहले उसे एक अच्छा इंसान बनना है। हम्म। वो अपने अंदर के व्यक्ति को समझता है, हम्म। ठीक है ना, और वो अपने मस्तिष्क को, अपने माइंडसेट को समझता है। उसका गोल है लाइफ में, उसके पास कोई अपनी कहानी है, तब जाकर के पब्लिक स्पीकर बनने के लिए वो एलिजिबल होता है। और वो कहानी वो लोगों को सुना सकता है या नहीं सुना सकता, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अमूमन जो आपने टॉपिक छेड़ा है सर, उस पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे पहली बात, हो सके तो अपने एक या दो बहुत अच्छे दोस्त बनाइए जिनके साथ अपना दिल खोल के बात कर सके। दूसरा, माँ बाप बहन भाई आपके दुश्मन नहीं है, उनके साथ फ्रेंडली रहिए। हो सके तो आप अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कजन्स, उसमें से कोई एक या दो व्यक्ति ऐसे जरूर रखें जिनके साथ आपका रोज का बोलना चलना हो, जिनके साथ अपना दिल शेयर कर सके, दिल खोल सके। और तीसरा, आप कोशिश करें आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो जाइए। कि स्पोर्ट्स खेलने से क्या होता है सर, कि आपका डोपामिन और आपका सेरोटोनिन रिलीज होता रहता है। हमारे ब्रेन केमिकल का सिस्टम ठीक चल रहा है, हमारा व्यवहार ठीक रहेगा, मस्तिष्क ठीक रहेगा, मूड ठीक रहेगा, हमारा काम करने का तरीका ठीक रहेगा। बट जैसे ही इस पे केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो अगर इस पर्पस के लिए आपका म्यूजिक सुनना है तो आप म्यूजिक भी सुन लीजिए, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे फिजिकल एक्टिविटी एक होनी बहुत जरूरी है। तो चाहे आप योगा कर लीजिए, चाहे आप मेडिटेशन कर लीजिए, चाहे आप जिम चले जाइए, चाहे आप टेबल टेनिस खेल लीजिए, चाहे बैडमिंटन खेल लीजिए, चाहे आप बास्केटबॉल खेल लीजिए, चाहे आप क्रिकेट खेल लीजिए, चाहे फुटबॉल खेल लीजिए, कुछ खेल लीजिए, एक एक्टिविटी जरूर रखिए। ये छोटी छोटी बातें फॉलो करने से आप जब अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस महसूस करेंगे तो आपको हैबिट लूप, जो आपका बैड हैबिट लूप है, वो आपका हटेगा। तो एक मेगा हैबिट क्रिएट कर लीजिए कि हाँ भाई, ये हैबिट मुझे फॉलो करनी है। तो जिंदगी इज ऑल अबाउट हैबिट। जिंदगी आपकी हैबिट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। जो हैबिट्स आप फॉलो करते हैं वैसे मिलते हैं। सो आपकी चॉइस आपको बनाती है। यू डोंट मेक अ चॉइस, योर चॉइस मेक यू। आपने सर शुरू में बात कही कि आप पहले जॉब करते थे, बाद में आप पब्लिक स्पीकर बने, अपनी वाइफ को भी लिया है। ये जो ट्रांजिशन है बहुत रेयर देखा जाता है। बहुत कम लोग इस तरीके से ट्रांजिशन फेज लेते हैं, अपने आप को बदलने की अंदर से जज्बा पैदा करते हैं, वो भी इस एज में, क्योंकि लोगों की नौकरी चल रही होती है, सैलरी आ रही होती है, तो आराम से दिन कट रहे होते हैं, तो लोग नहीं चाहते कि हम रिस्क लें। तो आपने कैसे शिफ्ट किया, क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। बदल डालो वक्त को या खुद को बदलना सीखो। बदल डालो वक्त को या खुद को बदलना सीखो। मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आपको ना हर हाल में चलना पड़ता है जब ऐसा ट्रांजिशन आता है। हालात हर तरीके के आते हैं पंकज सर। मेरा भी पहला साल बिजनेस का कोई बहुत स्मूथ नहीं गया, 0 इनवॉइस था, फेलियर, टोटल फेलियर। लेकिन हम घबराए नहीं, कोशिश करते गए। और एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि बिजनेस को बिजनेस की तरह लिया और बिजनेस को अपना एक ऐसा समझ लिया कि इसको सीखना है, लर्न करना है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं छोड़ा, और एक स्टूडेंट माइंडसेट के साथ इसको सीखते गए। आज भी मैं जब किसी के साथ मिलता हूँ, बिजनेस मीटिंग में, नेटवर्किंग में मिलता हूँ, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि सर आपके वो बिजनेस करते 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, अपनी जिंदगी का कोई एक ऐसा तजुर्बा जो आपको लगता है कि ऑथर शेयरिंग के काम आ जाए, प्लीज बताइए। सर 10 में से 9 लोग बताते हैं, डिटेल में बताते हैं। अभी हाल ही का आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक कंस्ट्रक्शन वाले पर्सन से मिला मैं, वो कहता है कि मैं पटरियों पे खिलौने की दुकान लगाता था। आज उनके वेस्ट दिल्ली के अंदर कम से कम 8 बंगलों हैं, 4 कसौली में उनके होटल हैं, ठीक है, 3 होटल उनके मसूरी में है। ये वो बच्चा है जो बचपन में पटरी पे खिलौने की दुकान लगाता था सर। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और वो मुझे क्या सीख बता रहा है, कहता है साहब ऐसा है, आप जिंदगी में किसी भी मौके पे, किसी भी स्टेज पर हो, बस 2 काम नहीं छोड़ने आपने, एक ईमानदारी और दूसरा विल पावर। ईमानदारी से काम करेंगे और विल पावर रखेंगे, सब कुछ बन जाएगा। और सर आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पंकज सर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आज आपके पास कोई स्किल नहीं है,
पैसा भी नहीं है स्किल सीखने का, ऐसा लग रहा है कि हाय तौबा हो गई, दुनिया कहाँ जा रही है स्किल सीख रही है और मैं कहाँ रह गया, मैं तो फंस गया, मैं तो पीछे रह गया। मैं कहता हूँ आप एक स्किल मत पकड़िए, छोड़ दीजिए सारे स्किल, आप सिर्फ हार्ड वर्क पकड़ लीजिए। जिस दिन आपने हार्ड वर्क दिल से करना शुरू कर दिया, उस दिन स्किल आपको अपने आप ढूंढेगा। हार्ड वर्क कन्विक्शन के साथ, इमोशन के साथ आएगा, स्किल अपने आप आ जाएगा। हार्ड वर्क करिए बस। कोई 4 घंटे काम कर रहा है, आप 4.5 कर लीजिए। कोई 8 कर रहा है, आप 9 कर लीजिए। कोई 12 कर रहा है, आप 13 कर लीजिए। आप देखेंगे बदलाव आएगा, जरूर आएगा। एक सर आजकल मैं एक और बड़ा ट्रेंड देख रहा हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सैलरी मिलती है 1 लाख रुपीस, काम करते हैं 50,000 का। क्यों भाई? ये तो लीगल चोरी हो गई। सैलरी मिली है 30,000, काम कर रहा है 5,000 का, ये तो लीगल चोरी है। आप मेहनत करो ना, आप करियर बनाने के लिए गए हो या लोग क्या कह रहे हैं वो सुनने के लिए गए हो? जरा चेक कर लो आप। तो कंप्लेंट मोड से अपने आप को हटाओ, ब्लेम मोड से अपने आप को हटाओ और फोकस मोड क्रिएट करके करियर मोड पे आओ जी। ये जो करियर मोड पे आओगे ना आप, तब आपको एहसास होगा कि 30 अभी कमा रहा हूं, लाख भी कमाऊंगा, 2 भी कमाऊंगा, 5 लाख भी कमाऊंगा, 10 पेटी भी कमाऊंगा। एक बार मेरे से किसी आदमी ने सवाल पूछा जी, कहता सर ये कंपनी है, इस कंपनी में मैं जॉब करता हूं, मेरी उम्र 35 साल है, मेरा पैकेज 50,000 महीने का है, और ये दूसरा जो कंपनी का सीईओ बना है सर ये भी 35 साल का है, इसकी सैलरी 8 लाख रुपए महीना है। कहता सर ऐसे कैसे हो गया? अच्छा। मैंने कहा जी ऐसा ऐसे हो गया, आपको 50,000 रुपए में संतुष्टि मिल गई, आपने अपने स्किल के ऊपर कोई काम करा नहीं, और आपने जिंदगी में एक चीज होती है हार्ड वर्क, शायद उसको सुना, करा नहीं। मैंने कहा वो सामने वाला आदमी वो तीनों कर गया, उसने माइंडसेट पे भी काम कर लिया, हार्ड वर्क भी कर लिया और स्किल भी डेवलप कर लिया। सारा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी सैलरी 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए है तो 10 to 15% अपने स्किल पे खर्च कर दीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं वो 100% बन के वापस आ जाएगा। आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक नहीं है, 20,000 25,000 रुपए का वॉइस एंड एक्शन का कोर्स ले लीजिए। आपको कोई स्किल डेवलप करना है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, 40-50,000 रुपए खर्च कर दीजिए। ये स्किल पे पैसे खर्चे हुए आपके वापस आ जाएंगे। और कितने गुने आएंगे ये आप सोच नहीं सकते। सोच नहीं सकते, सारे लाइफ टाइम का स्किल बन गया ना, कोई लिमिट ही नहीं है। तो स्किल पे इन्वेस्ट कीजिए। 12वीं तक पढ़ाने की जिम्मेदारी माँ बाप की थी, कॉलेज तक भी पढ़ा दिया, अब और कितना किसी के पैसों के ऊपर पढ़ोगे? अपनी मेहनत से कमाओ और अपने ऊपर खर्चा करो। कुछ बच्चों के लिए माँ बाप पेटीएम हो गए हैं भाई, वही तो कह रहा हूं ना, आप अपने मेहनत से पैसे कमाओ और अपने ऊपर खर्च करो। वो पढ़े जा रहे हैं 12वीं क्लास के बाद पंकज सर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि 12वीं क्लास के बाद माँ बाप पैसे देना बंद कर दें, बच्चे जॉब करेंगे, अपने आप अपनी स्कूल की फीस भरे, कॉलेज की फीस भरे। एक जिम्मेदारी आएगी सर। जिम्मेदारी से इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज एक करे जाएगा कि मुझे आप पैसे कमाने हैं, थॉट आएगा, माइंडसेट बनेगा, और फिर उस माइंडसेट से क्या होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी पंकज सर। और फिर जो ले लेते हैं ना आजकल iPhone 18 iPhone 17 1.5-2 लाख का, माँ बाप का क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा के, तो लेना बंद हो जाएगा सर। पता है वो अपने दम पे लेना है, अपने दम पे लेगा जो लेगा। तो अल्टीमेटली आप ये देखिए, बच्चे का माइंड फोकस हो गया, क्लियर हो गया, मुझे अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खुद क्रिएट करनी है। वो अपने पैसे अपने हिसाब से खर्चा करेगा। आजकल ये जो चीजें है ना, ये अगर क्रिएट हो जाती है, हमारे यूथ को बहुत अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी और धीरे धीरे वो बदलाव समाज के ऊपर ही आता है। फैट इंडियन वेटिंग हो रहे हैं आजकल, आप देख रहे होंगे। लड़का कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, लड़की कुछ की नहीं, और उसके माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, तो बहुत हेवी अमाउंट जो है डॉरी के तौर पे देते हैं और शादी करा देते हैं, और बहुत लेविश शादियाँ कराते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये कैसे, मतलब समाज को आपको नहीं लग रहा ये रियून कर रहा है? पंकज सर, इस पे तो देखिए ऐसा है, हर किसी की पर्सनल चॉइस है। अब आप आपकी जेब में आज 1 करोड़ रुपए है, तो ये चॉइस तो आपकी होगी ना, वो 1 करोड़ कहाँ खर्च करना है, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर मुझे लगेगा कि यार 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए तो उन्होंने खाने पीने में उड़ा दिए, तो मैं कहूँगा यार 50 लाख रुपए बहुत ज्यादा नहीं उड़ा दिया उन्होंने, तो ये विचार तो आएगा माइंड। आपके वही सवाल है
तो इसका जवाब ये है पंकज सर कि अल्टीमेटली हर इंसान को अपनी फ्रीडम एंजॉय करने का हक है, अपने पैसे कमाए हुए कहीं भी खर्च करने का हक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी कर लीजिए जिससे समाज को भी आप पे गर्व हो, सोसाइटी भी आप पे नाच करे, कुछ ऐसे काम भी कर लीजिए, तो फिर वो चीज बैलेंस हो जाती है। तो जो अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं वो करते हैं, वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका पैसा है, आपने कमाया, आपकी मेहनत है, आपका बैंक बैलेंस है, खर्च कीजिए जहां मर्जी, कोई नहीं पूछने आ रहा। और हो सके तो उसके साथ कुछ 4-5 काम अच्छे भी कर दीजिए ताकि सब बैलेंस हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने किताबें कितनी लिखी हैं? नाम ही आपने ऑथर शेरी रखा है। अभी तक मैंने 12 किताबें लिख दी है सर। पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर किताब लिखी है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर किताब लिखी है, और इंस्पायरिंग स्टोरीज के ऊपर किताब लिखी है, कम्युनिकेशन के ऊपर किताब लिखी है। 2 किताब मेरी अमेजॉन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर भी रही हैं। तो और ये सारी किताबें कहाँ कोई पढ़ना चाहे खरीद कर तो कहाँ मिलेगी? अमेजॉन पे मिल जाएगी सारी। अमेजॉन किंडल पे, किंडल पे भी है। बिल्कुल। 12 किताबें लिख दी आपने? हाँ जी। कैसे लिखा आपने इतनी सारी किताबें? 12 किताबें, देखिए हर साल एक उद्देश्य बनाया है कि अपने सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ नई चीज स्टडी करके समझ के एक किताब जरूर लिखनी है अराउंड बिजनेस। पिछले 3 साल से मैं कर रहा हूँ, हर साल मैं किताब लिखता हूँ। इस साल भी मैंने किताब एक अंडर प्रोसेस है। तो किताब जो होती है वो बिजनेस के अराउंड होती है, जिस व्यापार में हूँ मैं उसके अराउंड होती है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे क्लाइंट्स, एसोसिएट्स, एस्पायरिंग पब्लिक स्पीकर्स, ट्रेनर्स के काम आएगी। तो मैं इस तरीके से अपना उद्देश्य लेके चलता हूँ। और किताब मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी 500, 600, 1000 पेज की किताब नहीं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ 100 से 150 पेज की किताब। एयरपोर्ट डाइजेस्ट बोलता हूँ मैं उसको। या आपकी 2 घंटे की फ्लाइट है, 3 घंटे की फ्लाइट है, दिल्ली से मुंबई, बॉम्बे से दिल्ली, तो आप एक साइड पे आधी किताब पढ़ते चले गए, वापसी में आधी किताब पढ़ते आ गए। और फास्ट रीडर है, स्पीड रीडिंग स्किल्स है, तो एक ही साइड पे आपकी पूरी किताब खत्म हो गई और आपके नोट्स बन गए। और किताब में इजी लैंग्वेज में लिखता हूँ ताकि आपकी ब्रेन की कैलोरी जरा कम खर्च हो। तो इससे थोड़ा फायदा होता है लोगों को, और लोग किताब पढ़ते हैं। क्योंकि रीडिंग की जो हैबिट है ना हमारे समाज से कम होती जा रही है। कुछ तो डिस्ट्रैक्शन लेवल हो गया, कुछ आजकल पॉडकास्ट का कल्चर भी चल गया, जैसे आपकी पॉडकास्ट भी सर बहुत लोग सुनते हैं। हाँ। कई सारे व्यूज जा रहे हैं आजकल, आप बता रहे थे जैसे। हाँ। पॉडकास्ट का कल्चर है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप पॉडकास्ट सुनिए, किताब भी पढ़िए, और पब्लिक स्पीकिंग भी कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन सर मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कितनी सच्चाई है ये? रीडिंग का कभी कोई सब्स्टिट्यूट हो भी नहीं सकता। और आपको सर जान के हैरानी होगी कि मेरे को जब 2009 या 2010 में डिप्रेशन हुआ था, तो किताब पढ़ पढ़ के मैंने अपने ब्रेन पैटर्न के ऊपर काम किया, और मेरे किताब पढ़ने से मैं डिप्रेशन से बाहर आया हूँ। और कई सारी किताबें पढ़ी है मैंने। मेरे पास इतना पैसे नहीं थे उस टाइम मैं किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लूँ, या मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि जाओ साइकोलॉजिस्ट के साथ हेल्प लो। अच्छा। तो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस आज भी बहुत लैक करती है। तो उस समय मुझे वो प्रॉब्लम थी, लेकिन वो सब चीज़ों को ओवरकम किया रीडिंग। जैसे आप बोल रहे हैं, रीडिंग का कोई तोड़ नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वाकई में ये बात सच है। ऑल द ग्रेट रीडर्स आर ग्रेट लीडर्स, एंड ऑल द ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अभी तक आपने कितनी किताबें पढ़ डाली? सर मैंने तो 5000 से ऊपर किताब पढ़ी हैं, और बहुत किताबें पढ़ता हूँ। अभी पिछले 2-2.5 साल से तो थोड़ा एक ऐसा एक कहते हैं ना कि लाइफ का शेड्यूल ऐसा हो गया कि जहाँ टाइम मिलता है वहाँ पढ़ लेते हैं। तो आज भी 15 से 20 मिनट का एवरेज रहता है रीडिंग का, क्योंकि मेरी फील्ड में रीडिंग बहुत जरूरी है। रीडिंग गिव्स यू पर्सपेक्टिव्स। 5000 किताबें अब तक पढ़ डाली आपने? बहुत सारी किताब पढ़ी, 5000 से ऊपर ही है सर। अलग अलग सब्जेक्ट पे पढ़ी, मैं आज भी पढ़ता हूँ किताबें। और किताब पढ़ने के साथ साथ मैं नोट्स भी बनाता हूँ, और उस नोट्स को बनाने के बाद मैं देखता हूँ कि ये मेरे भाव और मेरे विचार से कहाँ मैच कर रहा है। फिर मैं उसी भाव और विचार को अपने भाव विचार के साथ रिप्लेस कर देता हूँ उसी शब्दों में, और उसको मैं एज अ कंटेंट पब्लिक स्पीकर यूज भी करता हूँ। ये फायदा होता है नोट्स बनाने का। जैसे एक आम कल्चर है, जैसे जेएनयू में, डीयू में, या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, या कहीं और भी बाहर भी,
कि राइटर, ऑथर या कवि जो भी होगा, वो ड्रिंक करता है, वो स्मोक करता है, तभी वैसे विचार आते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई है, कई क्योंकि लोग आप 5000 किताबें पढ़े हैं, 12 किताबें आपने लिखी है, तो लोग कहते हैं कि जब तक आप सिगरेट नहीं पीते हो या आप ड्रिंक नहीं करते हो, तो आपको बुक लिखने की जो दिमाग में जो थॉट्स हैं, वो जो प्रोसेस है, वो नहीं होता है। कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, सच्चाई तो कहीं ना कहीं है। मैंने भी कई स्पीकर्स या यूँ कह लीजिए राइटर्स को ये कहते हुए सुना है। अच्छा। इसमें ना एक चीज़ समझने वाली है पंकज सर, वो ये है कि ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 4 फ्रीक्वेंसी हैं। तो अगर आप डेल्टा फ्रीक्वेंसी में, तो आपके ब्रेन के मेगाहर्ट्ज काफ़ी कम होंगे, तो आपकी कॉन्शियस पोजीशन कम हो जाएगी। अच्छा। तो लोग क्या करते हैं, अपनी कॉन्शियस पोजीशन को हटाने के लिए उस नशे का सहारा लेते हैं और अपने कॉन्शियस लेवल को हटाते हैं, है ना। तो अपने हम को हटा लेते हैं, तो अंदर का जो कंटेंट चल रहा होता है ना, अंदर का जो सिस्टम चल रहा होता है, उसका एक्सेस मिल जाता है। अच्छा। फिर वो उस एक्सेस को कंटेंट बना के डिलीवर करते हैं। तो बहुत सारे शायरों को तो मैंने सुना है। तो और एक बहुत फेमस सिंगर है, तो एक ऐसी सिंगर भी है, लाना डेल रे। लाना डेल रे एक ऐसी सिंगर है जो एक्चुअली में पब्लिकली कन्फेस कर चुकी है कि जब वो जाती है स्टेज पे, तो थोड़ा सा पैग लगा के जाती है और स्मोक करके जाती है, क्योंकि वो बेसिकली क्या है कि वो अपने आइडेंटिटी से हट के कुछ करना चाह रहे हैं। अच्छा। उस मोमेंट को जीना चाह रहे हैं। पब्लिक स्पीकर की लाइफ में क्या होता है, पंकज सर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये हम एज अ स्पीकर हर बात को जब बोलते हैं तो उसे हम जीते हैं स्टेज पे। आज जैसे आपके साथ पॉडकास्ट हो रही है, आपने मेरी कहानी पूछी, मेरा बैकग्राउंड पूछा। अब मैं अगर उस बैकग्राउंड को, उस कहानी को जी रहा हूँ इस मोमेंट पे, तो उसका इफेक्ट अलग आएगा, और मैं वैसे बता रहा हूँ तो उसका इफेक्ट अलग आएगा। एग्री करते हैं आप? क्योंकि जब मैं जी रहा हूँ तो मैं आपको इमोशन के साथ बताऊंगा। तो इमोशन इज द ग्लू दैट कॉजेज द मेमोरीज टू स्टिक। तो इमोशन एक ऐसी ग्लू की तरह काम करेगी जो आपकी मेमोरी को चिपका देगी ब्रेन के साथ। तो आपको मेरी बात बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। आपको लगेगा क्या बात कर दी है, तो बहुत लंबे टाइम तक याद रहने वाली बात है। और दैट विल गोज इन द सबकॉन्शियस माइंड। एब्सोल्युटली। तो आपकी शॉर्ट मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। हिपोकैम्पस होता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसमें वो बात शिफ्ट हो जाती है। बात आपने बिल्कुल एकदम सही, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे राइटर बनना है, मुझे पोएट बनना है, और वो लोग क्या काम करते हैं कि नहीं, मतलब ये मैं नहीं करता, या अंदर से वो चाह रहे होते हैं, जैसे वो चाहते हैं कि हम ड्रिंक करें, वो चाहते हैं कि हम स्मोक करें, लेकिन सोसाइटी का जो स्टीरियोटाइप है, ये जो चीज़ें हैं, वैसे हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, नशा को हम प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि लोग करें। नशा इज़ अ वेरी बैड फॉर हेल्थ, जो है किसी भी तरीके का। किताब लिखने के लिए पंकज सर आपको कोई नशा करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी किताब लिखनी है, आपको थोड़ा अपने अंदर घूमना पड़ेगा। जो अपने अंदर घूमने के लिए टाइम लगा रहा है, वो इन चीज़ों का सहारा ले लेता है। जो अपने अंदर घूम जाता है, सेल्फ एनालिसिस कर लेता है, उसे कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। वो आराम से किताब किसी भी कॉन्टेंट में लिख सकता है। तो नशा का सहारा लेना मैं नहीं समझता हूँ ये कोई सही हैबिट है, और ये कोई सही एटीट्यूड है, और ना इससे आप आने वाली जनरेशन को कोई अच्छा मैसेज दे रहे हैं। आप ऐसा मैसेज दीजिए जिससे कि लोग आपकी काम से इंस्पिरेशन फील करें। तो मैं समझता हूँ ये हैबिट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूर रहें इससे। बिल्कुल। देखा आपने, कितनी सही बात इन्होंने बोली। वो एक पार्ट एक्सेप्शन हो सकता है, वो जनरल नहीं हो सकता। जनरली आपको अगर बुक लिखनी है, लेखक बनना है या कवि बनना है, तो आपको अपने अंदर जो है घूमना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा, तब आप इस चीज़ों को लिख पाते हैं या इस फील्ड में आप कुछ क्रिएटिव कर पाते हैं। सही बोला मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है मेरा आपसे कि जो एडवोकेट होते हैं जी, उनके जीवन में पब्लिक स्पीकिंग का कितना अहम रोल है? बहुत ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन पूछा है। मेरी भांजी ने भी अभी LLM कंप्लीट करी है। शी इज़ नाउ प्रोफेसर इन लॉ कॉलेज। और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, तो यहाँ दिल्ली में उनका ऑफिस है। और अब आपसे बात करते करते मित्रता आपके साथ भी हो रही है पंकज सर जी। तो मूट कोर्ट होता है, आपने सुना होगा जी। मूट कोर्ट का सेटअप इसलिए बनाया जाता है ताकि एज अ लॉयर, एज अ सॉलिसिटर, जब आप मार्केट में जाएं, अपने केस लड़ें,
जज के सामने केस को पेश करे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, हम्म, बात को बताने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो स्पीच आर्टिकुलेशन होना चाहिए कि आप किसी बात को बता रहे हैं तो उसमें तर्क क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, जो बीती थी उसको लाइवली कितना बना रहे हैं, शब्द कौन से यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एज अ लॉयर आपको सीखनी भी चाहिए और आपको बताना चाहिए। अपनी अपनी स्टोरी टेलिंग भी इम्प्रूव करनी चाहिए आपको। तो मेरे को याद है सर, मेरे एक क्लाइंट है चंडीगढ़ में, ही इज ऑल्सो वेरी सीनियर एडवोकेट, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो उनको वकालत करते करते 24-25 साल हो गए, बहुत सीनियर एडवोकेट है सर, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ में है। तो उनको एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनका ना हंसना बंद हो गया, हंसना बंद हो गया। तो कहते हैं मुझे ना पब्लिक स्पीकिंग करते करते हंसना है। लोग कहते हैं मैं स्माइल नहीं करता। पंकज सर 3 से 4 महीने काम करा उनके साथ, हार के उनकी स्माइल निकाल के छोड़ी। अच्छा। आज वो बोलते बोलते स्माइल करते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, आप ओरिजिनल कंटेंट, सीरियस कंटेंट जब बोलते हैं ना, तो चेहरा भी सीरियस हो जाता है। हाँ। वो सीरियस चेहरा होते होते आपके ब्रेन पैटर्न भी वैसे क्रिएट हो गए, तो आपको लगता है कि बस सीरियस है सब कुछ। तो खाना खा रहे हैं, वाइफ कह रही है और कहीं घूमने चलोगे, हाँ चलते हैं, कब जाना है। वो ये नहीं बोल रहा हाँ चलते हैं, कब जाना है, चलो ना, ऐसा नहीं। तो एकदम ना बोलने का तरीका भी है, पापा मेरे 100 में से 100 आए, हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं बोल रहा वो, बस स्माइल ही घूम गई, एनर्जी घूम गई। उनको ये चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस उनके ओवरकम करे सर हमने। और एक एडल्ट माइंड को, पंकज सर आप भी मानते हैं इस चीज को, 60+ आदमी को सिखाना कितना मुश्किल काम है। हमने उनके साथ कोचिंग करी, उनको सिखाया, आज ब्रिलियंट रिजल्ट्स हैं। आज वो हंसते हुए बात करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और इतनी शानदार वीडियोस बनाते हैं, मजा आया था देख के। तो सर सब कुछ पॉसिबल है पंकज सर। एक एडवोकेट भी एक सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर होगा तो सक्सेसफुल लॉयर एडवोकेट तो बन ही जाएगा। हमारे देश में ये एक चीज देखा जाता है कि पुरुष तो पब्लिकली बोल भी लेते हैं, लेकिन महिलाओं में इस स्किल की भारी कमी देखी जाती है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये देखिए पंकज सर, महिलाएं में हमारी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की बात करें तो बहुत अच्छी व्यक्ता है रेखा जी। और आप सुषमा स्वराज जी की बात करें, शीला जी भी बहुत अच्छा, शीला दीक्षित बहुत अच्छा बोलती थी, ठीक है, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी हो गई। तो अभी हमारी जैसे सुषमा स्वराज जी की बेटी है बांसुरी स्वराज जी, बहुत अच्छा बोलती है, लॉयर है। और ऐसे बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स आपको दिख जाएंगे। मीनाक्षी लेखी जी अच्छा स्पीकर है वो भी। और अभी हमारी जो एक यूनियन मिनिस्टर है, जो सास भी कभी बहू में आती थी, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ सर, स्मृति ईरानी। हाँ स्मृति ईरानी जी, वो भी बहुत शानदार स्पीकर है। तो सर स्पीकर्स की जहां तक बात करें, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है या बिजनेस बैकग्राउंड से है, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं। सवाल ये है कि आपने अपने अंदर वो इच्छा शक्ति जाहिर करी है कि मैं स्पीकर बनना चाहती हूँ। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से बहुत अच्छी स्पीकर है। तो आप देखिए कि आप अच्छे स्पीकर बनने के लिए अपने अंदर क्या क्वालिटीज चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है वो पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पंकज सर, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आज आपको आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज है, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, तो आपके लिए स्पीकर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। सही बात है। आप तिगड़मबाजी करके पब्लिक स्पीकर बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर ओरिजिनलिटी होनी जरूरी है। बिल्कुल 100%। तो जो अभी हमारे दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनके लिए आपको क्या कहना है कि ये जो आप कोर्स देते हैं, जो टीचिंग देते हैं, वो कैसे ले सकते हैं? पंकज सर आपके इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में हम अपने नंबर्स ऐड कर देंगे, वेबसाइट ऐड कर देंगे, और लोग वहां जाकर के डिटेल चेक कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। हाँ, ईमेल आईडी डाल देंगे। और ऑथर शेरी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर मेरे अपडेट्स मिलते रहे। हमारे रेगुलर वीडियो डलते हैं वहाँ पे। और सीखने की कोई उम्र नहीं है पंकज सर। मेरे पास 89 ईयर ओल्ड क्लाइंट भी सीख के गए पब्लिक स्पीकिंग। 89 ईयर ओल्ड क्लाइंट, इमेजिन कीजिए क्या स्टेट ऑफ माइंड है। 89 ईयर ओल्ड, तो सीखने की कोई उम्र नहीं है। 89 में तो लोग वेट करते हैं कि 3 बस साल मेरे जाने का समय है। 3 साल की लड़की सर, 3 साल, ओनली 3 इयर्स, मोटिवेशनल स्पीकर है। अब वो लड़की 7 साल की हो गई है। 4 साल पहले उसने मेरे से कोर्स लिया था। उसके पेरेंट्स ने अंदर देख लिया था कि बच्चा स्पीकर बन सकता है, क्योंकि पेरेंट्स जब आसपास होते हैं तो पता हो जाता है कि बच्चा बोल रहा है,
एक नॉर्मल बच्चे से ज्यादा अच्छा बोला, तो उसको स्किल पे प्रैक्टिस करवाया था, बच्चा अच्छा मन लग गया। सीखने की कोई उम्र नहीं है पंकज सर। जब आपको लगे कि आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, पब्लिक स्पीकिंग का फियर दूर भगाना है, कॉन्फिडेंस लेके आना है, अपनी फील्ड में आगे बढ़ना है, ऑथर शेरी आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा Thank you, आपसे बात करके। थैंक यू पंकज सर। तो दोस्तों, ये आपने देखा ऑथर शेरी के साथ किस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग जो है आपकी दिनचर्या और आपके जीवन और आपकी आर्थिक स्थिति को कैसे बदल सकता है। आप हो सकता है 10,000 की नौकरी सुबह से शाम 9 से 5 कर रहे हो सकता है आप 25,000 की नौकरी कर रहे हो सकता है आप 50,000 कमा रहे हो, लेकिन एक पब्लिक स्पीकर आप बनते हैं तो किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव ही बदलाव होते हैं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड को खुश रखने से लेकर आपकी वाइफ के साथ आपकी ट्यूनिंग हो या समाज में कोई भी लीडरशिप की क्वालिटी हो, आप हर जगह अपने आप को एक बेहतर मनुष्य और एक बेहतर व्यक्तित्व के तौर पे, एक रिनाउंड पर्सनालिटी के तौर पे आप प्रेजेंट कर पाते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है, खास करके उन लोगों के लिए जो किसी भी इंडस्ट्री में अपने आप को एक लीडर्स की पोजीशन पर लेके जाना चाहते हैं आने वाले भविष्य में और फ्यूचर प्लान्स में। अभी आप देख रहे थे द अपीलिंग भारत की एक खास पेशकश है पॉडकास्ट शो, जिसमें हमारे साथ आज ऑथर शेरी साहब के साथ हमने सारी उस विषयों को कवर करने की कोशिश की। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की बाकी के भी हम टॉपिक्स को आपके पास लेकर आए पॉडकास्ट के माध्यम से, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है theappealingBharat@gmail.com। अगर आपको ये हमारा शो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि उनके पास भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि वो कहीं इस विकास की दौड़ में आपसे पीछे न छूट जाए। तब तक के लिए देखते रहिए द अपीलिंग भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।